प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय के अंतर्गत। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल की एक बुक लगती है क्लाइमेट एंड ओशन, उसकी हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था वायुमंडल से संबंधित संघटन व संरचना, इसकी हम बात कर रहे हैं। वायुमंडल के अंतर्गत संघटन की बात कर रहे थे हम। वायुमंडल का संघटन, इसके अंतर्गत पहले हमने बात की थी गैसों के बारे में, दूसरा हम बात कर रहे थे जलवाष्प के बारे में, और तीसरा हमारा रहेगा धूल का। तीन तत्व है, तीन कारक हैं जो वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत पाए जाते हैं। जलवाष्प की हम बात कर रहे थे, और जलवाष्प के अंतर्गत हमने देखा था कि जलवाष्प की जो अधिकतम मात्रा है वो 4 में हो सकती है या 5%। न्यूनतम की हम बात करेंगे तो कितनी है? 0। औसत की हम बात करेंगे तो औसत 2% जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। फिर हमने देखा कि धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं, तो जो जलवाष्प है उस जलवाष्प का हम 90% मात्रा पा लेते हैं। कहने का तात्पर्य धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प की मात्रा 90% मिल जाती है। अब देखिए, इसके बाद में हमने देखा कि जो जितनी भी मौसमिक घटनाएं होती हैं, उन मौसमिक घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? जलवाष्प होता है। क्योंकि जलवाष्प के द्वारा क्या होगा? जलवाष्प के द्वारा संघनन होगा, और संघनन से क्या होगी? वर्षा। और जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प किस पे आधारित होता है? याद रखना, तापमान पे आधारित होता है। कैसे? हमने ये भी बात की थी कि जो जलवाष्प है वो क्षेत्र विशेष व ऋतु विशेष के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब ऋतु विशेष की बात की थी तो हमने दो चीजें देखी थी, एक ग्रीष्म ऋतु और दूसरी शीत ऋतु। और ग्रीष्म और शीत क्या प्रदर्शित करती है? ताप प्रदर्शित करती है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु तो वो ताप प्रदर्शित कर रही है, तो जलवाष्प किस पे आधारित हो रहा है? तापमान पर आधारित हो रहा है, जिसके कारण क्या है? तापमान भी प्रभावित होता है, वर्षा भी प्रभावित होती है, और इन दोनों कारकों से वनस्पति भी प्रभावित होती है। तो समस्त जो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जलवाष्प होता है। और वायुमंडल में जो स्थिरता और कई बार अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, स्थिरता या अस्थिरता। स्थिरता से यहाँ मतलब किया गया है कि कोई भी ऐसी घटना उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल क्या होता है? साइलेंट होता है एनवायरमेंट। और यहाँ पर तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्थिरता का मतलब क्या हो जाता है? वायुमंडल विचलित हो जाता है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, तूफान जैसी तेज वर्षा, तो वह अस्थिरता को प्रकट कर रही है। और यहाँ स्थिरता की बात करेंगे तो ये स्थिरता, इसके अंतर्गत कोई भी घटनाएं प्रदर्शित नहीं होती है, बिल्कुल साइलेंट एनवायरमेंट बना रहता है। अब हम देखेंगे कि जलवाष्प जो है वो पृथ्वी के साथ में किस प्रकार रिलेशन बनाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने कल भी देखा था कि पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाने पर हम धरातल से बात कर रहे हैं कि धरातल से ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऊंचाई पर जाने के कारण जलवाष्प की मात्रा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जलवाष्प की मात्रा कम होती हुई चली जाएगी। तो जो जलवाष्प है वो एक ऐसी परिवर्तनशील गैस है। जलवाष्प क्या है? एक
परिवर्तनशील गैस हैं जो अक्षांश साथ साथ में बात करेंगे ऊंचाई, ये दोनों कारक परिवर्तित होते हैं कि जलवाष्प एक ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो अक्षांश के विपरीत, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगी, जैसे हमने बात किया 0 डिग्री अक्षांश पर अधिकतम मात्रा पाई जाती है जलवाष्प में। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 90 डिग्री की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत हो जाएगी? 0%। यहाँ अक्षांश तो बढ़ रही है लेकिन ये जो जलवाष्प की मात्रा है ये क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि अक्षांश के विलोमानुपाती क्या है? जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। ये हो गया। अब दूसरा कारक हमने ये देखा है कि जो ऊंचाई है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे जलवाष्प की मात्रा क्या चली जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो रिलेशन मिलता है वो विलोमानुपाती रिलेशन मिलता है ऊंचाई और जलवाष्प के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि जलवाष्प एक क्या है? परिवर्तनशील गैस है। अक्षांश का प्रभाव पड़ा तब भी परिवर्तित हो जाता है और ऊंचाई का प्रभाव पड़ेगा तब भी क्या है? जलवाष्प परिवर्तित हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण क्रिया और पाई जाती है जलवाष्प के अंतर्गत। एक फैक्ट आता है कई बार कि जो जलवाष्प है वो पृथ्वी पर कंबल की तरह कार्य करता है। ये फैक्ट बहुत बार आता है। स्पष्ट कीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पृथ्वी पर जलवाष्प कंबल की तरह है कार्य कर। अब ये स्टेटमेंट है हमारे पास। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, स्पष्ट कीजिए इसको। तो हम देखिए स्पष्ट करेंगे इसको कि पृथ्वी पर कंबल की तरह कार्य करता है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंबल का कार्य क्या होता है। कंबल का कार्य क्या होता है? मान लीजिए ये आदमी है, कोई भी मनुष्य हो सकता है, और ये आपका ब्लैंकेट है कंबल में। अब कंबल में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं होती है कि वो एनवायरनमेंट को गर्म कर सकता है, ऐसी कोई ऊर्जा नहीं होती। तो क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो एनर्जी निकलती है यहां से, उसको क्या करता है? उसका संरक्षण करता है, उसको क्या है? वही स्टोर करके रखता है। कौन? कंबल। कंबल इस ऊर्जा को क्या है? बाहर नहीं जाने देता है। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? गर्म। और बाहर का जो ठंडा एनवायरनमेंट है उसको अंदर की ओर जो प्रवेश है वो प्रवेश नहीं होने देता, जिससे हमें क्या है? एक सामान्यता मिलता रहता है कि बाहर का जो न्यूनतम तापमान है और अंदर का जो गर्म तापमान है वो हमारी बॉडी के अनुकूल बनाए रहता है। और बनाए रहता है कंबल। तो कंबल का क्या कार्य है? कंबल का कार्य है कि जो आंतरिक ऊर्जा है उसको बाहर नहीं जाने देता और जो बाहरी ऊर्जा है उसको आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करने देता। तो देखिए यही चीज हम समझेंगे पृथ्वी के संदर्भ में। ये हमारी पृथ्वी है, जलवाष्प, ठीक है। ये सूर्य। अब देखिए सूर्य से किरणें आती हैं, पृथ्वी पे आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। अब यहां से पृथ्वी से किरणें बाहर जाती हैं, लेकिन ये बाहर पूर्ण रूप से नहीं जा पाती है। इन विकिरणों को कौन रोकता है? जलवाष्प रोक लेता है। तो ये जो सूर्य से जो किरणें आती हैं इनको क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर विकिरण। और जो पृथ्वी से बाहर की ओर किरणें जा रही हैं इनको बोलते हैं पार्थिव
पार्थिव विकिरण। तो देखिए जलवाष्प क्या कार्य करता है कि जो सौर विकिरण है उसको तो क्या कह रहा है, प्रवेश कीजिए, आप अंदर आ सकते हो। मतलब सौर विकिरणों के लिए ये क्या हो गया, जलवाष्प पारदर्शी हो गया। क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, सौर विकिरणों के लिए प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से जो किरणें वापस जा रही हैं, विकिरणें जो पार्थिव विकिरणें हैं, उसको प्रवेश है, बाहर की ओर प्रवेश है नहीं करने दे रहा, बल्कि उसको अंदर ही रख रहा है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। इससे पृथ्वी का तापमान क्या है, बढ़ता जाता है। मतलब एक सामान्य ताप के रूप में, जैसे औसत तापमान की बात करें पृथ्वी पे कितना पाया जाता है, औसत तापमान पूरी पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस पाया। तो इसको एक सिस्टमेटिक ढंग में बनाए रखता है कौन, जलवाष्प। तो जलवाष्प का ये कार्य है, सौर विकिरणों को प्रवेश देता है, पारदर्शी होता है उनके लिए, और जो पार्थिव विकिरणें होती हैं उनको ये बाहर की ओर नहीं जाने देता। यही मेनली जलवाष्प के बारे में आता है। तो हमने बहुत सारे तथ्य देखे हैं, इनको एक सीक्वेंस से आप बिल्कुल याद कीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझिए। फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हमारा दूसरा कारण कंप्लीट हो गया, जलवाष्प। अब हम बात करेंगे धूलकण की। ये वायुमंडल में जो धूलकण है, उन धूलकणों का क्या महत्व है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो धूल के कण होते हैं प्लस जो नमक के कण होते हैं, ये कण क्या होते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक केंद्र होती हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है, देखिए आपको वैसे तो स्पष्ट नहीं होगा, आप देखोगे तो, लेकिन वास्तविक रूप से यही होता है। ये कोई धूल का कण है या कोई नमक का कण है, और जो नमी की मात्रा हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जलवाष्प, वो जलवाष्प इन्हीं धूलकणों के चारों ओर क्या होता है, जमता है, जिसके कारण आपको क्या स्पष्ट होती है, बूंदें स्पष्ट होती हैं। क्या स्पष्ट होती हैं, बूंदें। और आप छोटी छोटी जो महीन बूंदें होती हैं वो जलवाष्प में कहलाता है, और वही आप उसको बूंदें समझते हो। और उसका जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा स्पष्ट हो रहा है, या तो कोई धूलकण हो सकता है या वो नमक का कण हो सकता है। और ये क्या होते हैं, आर्द्रता ग्राही केंद्र होते हैं। अब देखिए आर्द्रता मतलब नमी को बनाए रखते हैं अपने चारों ओर, इसलिए आर्द्रता ग्राही। नाभिक केंद्र का मतलब क्या होता है, जब जलवाष्प इसके चारों ओर आता है तो ये बिल्कुल क्या होता है, सेंटर में होता है, अपने चारों ओर क्या करता है, जलवाष्प को बिठा देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो धूल के कण है, नमक के कण है, वो क्या है, आर्द्रता ग्राही नाभिक केंद्र होते हैं। अब देखिए जो धूल कण होते हैं, इन धूल कणों से सूर्य से तो आने वाली विकिरण होती है, सूर्य विकिरण की बात करेंगे, ये कोई धूल कण है, और यहां सूर्य से कोई विकिरण आ रही है इस प्रकार से, तो सूर्य की विकिरणों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा होता है, प्रकीर्णन धूल कणों के द्वारा। जब सूर्य की विकिरणें इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और इसी प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। और ये प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है, सौर विकिरण जो होती हैं वो जब धूल कण पर पड़ेगी तो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग। ये क्या होता है, प्रकीर्णन का जो स्पष्ट अर्थ है, प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है चारों ओर
नीला दिखाई देगा। दूसरी बात, आप कई बार ये भी देखते हो, सूर्य उदय व सूर्य अस्त, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय आपको क्या है, गोधूली दिखाई देती है, या हम कह सकते हैं नैनाभिराम रंग स्पष्ट होता है, या हम कह सकते हैं लालिमा स्पष्ट होती है। वो भी किसके द्वारा दिखाई देती है, इसी प्रकार के प्रकीर्णन के कारण में दिखाई देती है। और उसमें जो मैल तत्व होता है वो क्या होता है, वो होता है धूलकण का, इसी के कारण स्कैटरिंग होती है। देखिए स्कैटरिंग भी कई प्रकार की होती है, जैसे कई बार प्रकीर्णन चयनात्मक भी होता है, अचयनात्मक भी होता है, लेकिन हम स्पेसिफिक रूप में बात करेंगे तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई दे रहा है, प्रकीर्णन का एक भाग है, याद रखना, रेडियो प्रकीर्णन। ये कई बार ऐसे कॉलेज लेक्चरर के एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होती हैं। जो रेडियो प्रकीर्णन है उसके द्वारा ये प्रकीर्णन का भाग है, जिसके कारण आकाश का रंग क्या दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात की है संगठन के बारे में। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से। तो इसका वर्गीकरण दिया हुआ है हमें, वायुमंडल की संरचना से संबंधित वर्गीकरण, उसकी हम बात करेंगे। वायुमंडल की संरचना, अब देखिए संरचना के अंतर्गत एक तो है प्राचीन वर्गीकरण और दूसरा आता है नवीन वर्गीकरण। दो वर्गीकरण हमें स्पष्ट होते हैं, प्राचीन वर्गीकरण और नवीन वर्गीकरण। प्राचीन वर्गीकरण के अंतर्गत क्या चीज है, देखिए प्राचीन जो वर्गीकरण स्पष्ट किया गया है, तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर प्राचीन वर्गीकरण दिया गया। किसके आधार पर दिया गया प्राचीन वर्गीकरण, तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर हमें क्या दिया गया है, प्राचीन वर्गीकरण दिया गया है। और इसी प्राचीन वर्गीकरण को हमें इसी तापमान के आधार पर देखेंगे कितने किलोमीटर पर किस प्रकार का बदलाव हमें स्पष्ट हो रहा है और उसको किस मंडल के नाम से जा रहा है। तो चलिए हम प्राचीन वर्गीकरण की बात करते हैं वायुमंडलीय संरचना के अंतर्गत। किलोमीटर 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर 640। औसत देख रहे हैं, ये क्या है, ऊंचाई है, इसमें किलोमीटर। अब इससे संबंधित तापमान लगभग कितना पाया जाता है ये बात करेंगे। तो देखिए यहां तक सामान्य रूप से -70 डिग्री तापमान चला जाता है, यहाँ 0 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर -80 या -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। या फिर हम बात करेंगे 640 किलोमीटर पर, तो 640 किलोमीटर पर फिर तापमान क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तापमान बढ़ता चला जाता है। मेनली हम तीन मंडल के बारे में देखेंगे कि इनका तापमान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और मध्य मंडल के बाद में यहाँ से फिर हम बात करते हैं तो ये तापमान क्या चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये तापमान यहाँ पर जाकर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी स्पष्ट होता है, यहाँ तक 200 डिग्री सेल्सियस तक भी स्पष्ट हो जाता है। फिर आगे बहुत तापमान बढ़ता हुआ चला जाता है।
देखिए 0 से 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहां धरातल की बात करें और धरातल से हम क्या जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं। ऊंचाई पे जाएंगे तो 12 किलोमीटर कोस रूप से देख रहे हैं, तो कौन सा मंडल पाया जाता है, शोभ मंडल पाया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। 0 से 12 किलोमीटर। अब 12 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत देखिए तापमान यहां क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहां तापमान क्या हो रहा है, ये लीजिए -70 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे क्या करेगा, तापमान बढ़ेगा। यहां हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मंडल है ये कौन सा है, समताप मंडल है, जिसकी ऊंचाई क्या है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। फिर तापमान क्या करेगा, परिवर्तित होगा और कहां तक चला जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस। या इसकी सीमा की बात करेंगे आगे, तो सीमा के अंतर्गत 100 डिग्री तक चला जाता है। ये कौन सा हो गया, मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे किस प्रकार से तापमान बढ़ता हुआ ही चला जाता है। और ये कौन सा है, आयन मंडल है, याद रखना है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। और ये क्या है, लास्ट में 740 किलोमीटर से ऊपर की बात करेंगे तो कौन सा मंडल आ जाता है, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। क्या है, एक्सोस्फीयर। तो कुल कितने मंडल दिखाई दे रहे हैं आपको संरचना के अंतर्गत, कुल मंडल हैं 5। शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और लास्ट में है एक्सोस्फीयर। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अगली कक्षा में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।